Yeah, children, now we start next part of this work. Earlier in the earlier lecture, earlier video, we discussed about the work and when the work is said to be done on a body, what the meaning of work done, what is the formula of work done, what is the nature of work done. We have discussed all these things. All these things we have discussed. Children, what is work done? I explained you the work is said to be done when the body moves under the action of force. मीन जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसकी वजह से अगर बॉडी मूव करती है देन वर्क इज सेट टू बी डन बाय द बॉडी एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क में इंटरनल वर्क में क्या डिफरेंस है वी आर नॉट जस्ट मेजरिंग द चेंजेस विच आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से कुछ और हम वर्क डन निकाल सकते थे वो इंटरनल वर्क होता है उसको हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे हैं एज आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द कुली when coolie is carrying some load on his head then keep putting it on his head and the work done by the coolie is zero it means the external work done by the coolie is zero but some internal work is done by the coolie कितना हार्ट का प्रेशर बढ़ेगा उससे कितना वर्क होगा हार्ट जो पंप है कितना काम करता है वो कितना प्रेशर बिल्डअप करेगा उससे ब्लड को मूव कराने में कितना वर्क होगा ये सारी चीजें इंटरनल आती हैं मसल्स के अगेंस्ट कितना वर्क होगा दैट इज इंटरनल वर्क तो एग्जांपल हमने इसलिए दिया कि हम यहाँ जब वर्क डन की बात करते हैं बॉडी के एक्सटर्नल वर्क की बात करते हैं ना कि इंटरनल वर्क की बात करते हैं ठीक है इंटरनल क्या चेंजेज आते हैं उसको मान के चलते हैं देयर इज नो इंटरनल वर्क डन और जो भी वर्क हो रहा है कौन से वाला एक्सटर्नल हो रहा है तो ये वर्क डन हो गया वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था बताइए क्या फॉर्मूला था W is equal to Fs cos theta in which force F produces a displacement S and which makes angle theta with it or the component of force which is F cos theta in the direction of displacement S multiplied by this displacement is called Fs cos theta और जिसको आपने if you remember it हमने शायद कुछ इस तरह का बताया था ये F हो गया ये एंगल थीटा हो गया और ये कंपोनेंट अब F cos थीटा में हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया S हो गया तो इसको हमने कहा था F cos थीटा into S but this is the work done by the constant force ये जो वर्क डन आपने निकाला है इसमें फोर्स कैसा है बच्चों फोर्स इसमें हमने कैसा रखा कांस्टेंट रखा है कांस्टेंट फोर्स हो गया यूनिफॉर्म फोर्स हो गया तो कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क होता है उसको हमने W इज इक्वल टू Fs cos थीटा कहा बट इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू विल हैव अ कांस्टेंट फोर्स लेट मी टेक एन एग्जांपल अगर आप स्कूटी से जाते हैं आप कार से जाते हैं बस से जाते हैं तो क्या उस पर कांस्टेंट फोर्स लगता है ड्राइवर कहीं कहीं जगह उस पर फोर्स बढ़ाता है कहीं पर एक्सेलरेट कहीं करता है कहीं पर डी एक्सेलरेट करता है जब हम एक्सेलरेट करने की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू एम एक्सेलरेट होगा तो देखिए फोर्स भी क्या होगा बढ़ेगा एक्सेलरेट का मतलब होगा उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज करेगा और जब ड्राइवर गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है डिक्रीज करता है या डी एक्सेलरेशन होता है या ये कहिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती है और जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है तो फोर्स भी क्या करता है डिक्रीज करता है और जब फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इसको हम कहेंगे इट इज द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स और सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स इन द डेली लाइफ जहां फोर्स का वेरिएशन होता है जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है Gm1 m2 upon x square where x is the distance between two masses m1 and m2 जैसे आप अर्थ पर किसी भी बॉडी को आप अर्थ से अवे लेके जाइए अर्थ के सरफेस से दूर लेके जाइए तो उस बॉडी के और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा और डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स विल डिक्रीज सो दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स when a body is moving towards the earth then force between earth and body goes on increasing because x decreases x is the distance between the masses that is if you take one mass as a body and another mass as earth then is the force between earth and that body so it depends on x also so many cases we have the example of variable force and we have got the formula for constant force now we have to change this formula we have to modify this formula or we have to derive a formula for variable force now we talk about work done by variable force
वेरिएबल फोर्स। अब देखिए बच्चों, वेरिएबल फोर्स की बहुत अच्छी टेक्निक हम यहाँ से ले रहे हैं। जिस टेक्निक आज आप सीखोगे इसको आगे जाके फिजिक्स में बहुत जगह आप यूज करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस में यूज करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम अप्लाई करते हैं। कोई भी वेरिएबल पैरामीटर होता है, उस वेरिएबल पैरामीटर्स की वजह से किस तरीके से आप वर्क डन निकालेंगे। जैसे इस केस में हमने यहाँ फोर्स का एग्जाम्पल लिया, हाउ टू फाइंड द वर्क डन। देखिए बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं, अब यही सिचुएशन हम कंडीशन को देखिए, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच ट्रेवल्स अ स्मॉल डिस्टेंस dx फ्रॉम हियर टू हियर, एंड सपोज इट मेक्स एंगल f, और ये एंगल कितना है, थीटा है, सॉरी ये हाँ f cos थीटा हो जाएगा। और इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है a पॉइंट से और कहां तक, b पॉइंट तक। सपोज दिस इज पोजीशन x1 and this one is position x2. Means a body travels from point A to B, that is from position x1 to position x2. The body is displaced from position x1 to x2 by a variable force, and let at any time the force is F, which makes angle theta with the direction of motion of the body. And let the body travels very small displacement, that is dx, very small displacement dx अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब देखिए dx क्या है बच्चों, हमने इसको d अपॉन dx पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताया था, किसी भी जर्नी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको डिफरेंशिएट करना कहते हैं। और इंटीग्रेशन भी सिखाया था, जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन को अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते चले जाएं तो यानी कि हमने क्या कर दिया, इस लाइन को डिफरेंशिएट कर दिया। और इन सबको अगर ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट करना हुआ। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, वी एज्यूम इट द डिस्टेंस dx इज सच ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर विच फोर्स F कैन बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो क्या माना आपने, डिस्टेंस dx is such a small distance for which we can assume constant force on the body। अच्छा एग्जांपल देके बताते हैं। आप जब स्कूटी चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, तो आपने फोर्स बढ़ाया और साइकिल की स्पीड बढ़ गई, तो क्या ऑल ऑफ सडन ऐसा हो जाता है कि अचानक से आपने फोर्स बढ़ाया और अचानक से स्पीड बढ़ गई? नो, इट्स टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो टू इंक्रीज द फोर्स यू नीड सम टाइम, राइट? एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस। So during that time, during that distance, you can assume that the force is in variable phase. Force किस फेज में, वेरिएबल फेज में है। अब उसमें dx को अपना इतना स्मॉल डिस्टेंस हमने एज्यूम किया, so that the force can be assumed for this small displacement dx, और इसी वजह से उसको कहते हैं infinite small distance। Infinite small, infinite क्या मतलब होता है, as big as we can imagine। Infinite small means as small as we can imagine। और इसकी सेंस क्या है यहाँ पर, this distance is such a small distance for which we can say the force remains constant during this distance। तो जितना टाइम आपको फोर्स को बढ़ाने में लगता है उतने टाइम में बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ये बहुत स्मॉल ड्यूरेशन में, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में आप ये मान के चलते हैं कि फोर्स कैसा मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो किसी एक इंस्टेंट पर फोर्स कांस्टेंट है, और उस इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है बॉडी का वो कितना होता है, dx होता है। तो देखिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, द स्मॉल वर्क डन ऑन द बॉडी to travel a distance dx, dw is equal to f dx cos theta, and which is equal to f dot dx। ये मान लिया आपने। why dw because displacement is small, so work done will also be the small। so आपको तो टोटल वर्क डन निकालना था a से b तक, हमने स्मॉल वर्क डन निकाला, कहां से कहां तक निकाला आपने, सी से डी तक निकाला।
ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है। तो बच्चों इस पूरी जर्नी को अगर हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये एक dx है, यहाँ से शुरू करें, पहले dx1 है, फिर dx2, फिर dx3, फिर dx3, फिर dx4, 5, 6, 7, इतने सारे dx में पूरी जर्नी को डिवाइड कर दें और सबका अलग अलग वर्क निकालने के बाद उसको ऐड करें, तो उसको हमने मैथमेटिक्स में क्या बताया आपको, इंटीग्रेट करना बताया। तो यहां हम अगले स्टेप में लेते हैं टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। अब बाय द फोर्स हो गया ना, फोर्स बिकम्स वेरिएबल, केवल इतने टाइम के लिए कांस्टेंट था जो हमने लिया था, किसी बीच में हमने कंडीशन में माना था। बाय द फोर्स W इज इक्वल टू, जब dw का था स्मॉल वर्क डन, टोटल निकालोगे तो W हो जाएगा और इंटीग्रल लोगे आप f डॉट dx, और कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। ये फॉर्मूला बन गया, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है पूरी जर्नी को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते जाइए, सबका अलग अलग वर्क निकालते जाएंगे, और ऐसे आपके लार्ज नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट्स बनेंगे। उन सबको ऐड करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू फाइंड द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. And not only this technique can be applied for work done by the variable force, you can apply it by the constant force also. हम कांस्टेंट फोर्स में इसको जनरली अप्लाई इसलिए नहीं करते हैं कि एफ एस कॉस थीटा ज्यादा आसान रहता है फॉर्मूला, आपको इंटीग्रेट करना, डीएक्स में डिवाइड करना, तो ये इस प्रोसेस से बच जाते हैं आप, तो वहां तो इससे भी सॉल्व हो जाता है। इससे तो सब जगह ये तो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, इसको हम सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। एफ और डीएक्स के बीच का एंगल देखिए और इसमें एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, और एफ की वैल्यू कहां पर है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर है, और वहां से डीएक्स डिस्टेंस पे जो बॉडी ट्रेवल करती है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन का फॉर्मूला ही आपके पास आ जाएगा। एक टेक्निक तो ये, एक फॉर्मूला तो ये है बच्चों। दिस इज द फोर्स फॉर वेरिएबल, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। और आगे हम इसी यूनिट्स में हम आगे बहुत सारी जगह इस डेरिवेशन को लेना स्टार्ट करेंगे, इसी से हम स्टडी करेंगे सब। तो जो भी पैरामीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया है, अगर कहीं वेलोसिटी के लिए लिया है तो उसको जर्नी को डिवाइड कर लेंगे, और किसी पैरामीटर में लिया तो उसको पूरी जर्नी में डिवाइड कर लेंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो हो गया आपका कैलकुलस मेथड। एक हमारे पास और मेथड भी आता है, उसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। वी हैव वन मोर मेथड विच इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड से वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कैलकुलस मेथड, इसी का क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्क डन बाय विच फोर्स, वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। अब हम दूसरा कौन सा मेथड ले रहे हैं, ग्राफिकल मेथड ले रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। अब देखो बच्चों ग्राफिकल मेथड क्या होगा। ग्राफिकल मेथड में कोई भी हम फोर्स को वेरिएबल फोर्स अगर मान के चलते हैं, ये आपका एफ है और ये क्या है, एक्स है, पोजीशन है। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है साइमल्टेनियसली फोर्स भी चेंज होता है। और मान लीजिए आपने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, देखो बोलो एग्जांपल किसका है, वेरिएबल फोर्स का है कि नहीं। आप कोई भी एक स्ट्रेट ऐसी लाइन ले लो, चलो ऐसी लाइन ले लो, बताओ ये एग्जांपल किसका है, वेरिएबल फोर्स का है कि नहीं। देखो यहाँ इस वाले टाइम इंटरवल से लो ए और यहाँ तक बी लो। यहाँ पे जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी तो फोर्स भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज, वेरिएबल में दोनों आ जाते हैं, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। इस वाले ग्राफ से कैसे वर्क डन निकालेंगे, हाउ टू फाइंड वर्क डन, इस वाले प्रोसेस में वर्क डन निकालना है आपको। ठीक है, सो व्हाट डज दिस ए बी लाइन रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट एक्स। एक्स के साथ साथ फोर्स बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे आप घर से चले साइकिल से, और आप साइकिल की स्पीड लगातार बढ़ाते चले गए, कुछ डिस्टेंस तक फोर्स आप बढ़ाते चले गए, तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला गया, और साथ साथ क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज करता चला गया। तो यहां से डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो विच काइंड ऑफ फोर्स इट इज, दिस इज द वेरिएबल फोर्स, द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। हाउ कैन वी फाइंड वर्क डन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू, मान लीजिए F इंटू एस ले रहे हैं, ठीक है, फॉर द सिंपलेस्ट केस इन विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो F cos थीटा ले लेते हैं, F का कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इससे सीख रहे हैं F इंटू एस से क्या आएगा। F बताइए कौन से एक्सिस पर है, Y एक्सिस। X बताइए कौन से एक्सिस पर है, X एक्सिस। अब हम कैसे निकालें इसको, हाउ टू फाइंड इट। देखिए ऐसे फाइंड करोगे आप, इसमें आप एक काम करते हैं, इसको एक स्मॉल स्ट्रिप इमेजिन करते हैं। ये एक स्ट्रिप आपने मान ली, और इस स्ट्रिप की ये वाली साइड बताइए कितनी है, F, और ये वाली साइड आपने कितनी मान ली, इसको आपने dx कह दिया है, जिसको dx कहते हैं, डेल्टा x कहते हैं, सच ए स्मॉल डिस्टेंस इट इज। ठीक है, अब इसको डेल्टा x भी कह सकते हैं, dx भी कह सकते हैं, इसलिए हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, हम केवल जनरल बता रहे हैं।
और इस पॉइंट को हमने लिख दिया ये C है, ये D है, इस पॉइंट को E कह दिया और इस पॉइंट को आपने F कह दिया और ये G है और ये क्या है H है। ये स्मॉल स्ट्रिप आपने इमेजिन की। अब ये इतनी विड्थ कम है, इट इज सच ए स्मॉल विड्थ दैट यू कैन एज्यूम दिस GH इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो जो कर्व लाइन होती है, वैसे तो ये कर्व लाइन है लेकिन ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस के बीच में कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है कि नहीं। ये भी एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है। तो जब ये इंक्रीज होता है G और H अगर बहुत पास पास आ जाए, जब इतने पास आ जाएंगे GH को आप कैसा मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं कि नहीं। और जब इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं तो इसमें वर्डन कितना होता है, वर्डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए फोर्स तो कौन से वाले टर्म हो गया, ये वाली टर्म होगी। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, ये हो गया। इज इट नॉट ए रेक्टेंगल नाउ। अगर एच जी के बहुत पास होगा और इस लाइन को हम जो आपको ये इंक्लाइन लाइन दिख रही है, अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम। एज्यूम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। जितना जीएच कम होगा उतना हम मान सकते हैं कि लाइन इंक्लाइन ना होकर कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट हो। इसीलिए हमने कम डिस्टेंस लिया। तो एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो अगर हम इस स्मॉल स्ट्रिप का वर्क डन ले, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या माना आपने, इसको dx माना है, dx डेल्टा एक्स जो भी मानना चाहिए। अगर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहते तो डेल्टा एक्स मान सकते हो। डेल्टा एक्स बताइए कितना आ जाएगा, दैट इज f इंटू डेल्टा एक्स। और ये कैसा आएगा, डेल्टा डब्ल्यू आएगा, डेल्टा फॉर स्मॉल और डेल्टा एक्स आ गया। डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस साइड, और f क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस साइड, एंड इट इज अ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। सो आई कैन राइट एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, विच स्ट्रिप, EFGH और GHFE, GHFE कुछ भी आप लिख लीजिए। यहां से चले ये वाली स्ट्रिप बन गई बच्चों। इसका एरिया आपने दिया, हमें तो कहां से निकालना है, A से B तक निकालना है। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B। अब टोटल वर्क डन के लिए डेल्टा नहीं रहेगा, डेल्टा और D किसके लिए आता है, स्मॉल के लिए आता है। अब टोटल वर्क डन चाहिए। अब देखो बच्चों फिर क्या करोगे, ऐसे ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें स्ट्रिप बना सकते हैं कि नहीं। एक स्ट्रिप यहाँ बना सकते हैं और सब में लेंथ इनटू ब्रेथ लेते चले जाइए और सबका एरिया आता चला जाएगा और इस एरिया को ऐड कर दीजिए। तो उसी को ऐड करने को क्या कहते हैं, टोटल वर्क डन कहेंगे। अब बताइए ऐड करने में कितना वर्क डन आएगा। आपने जितने भी स्मॉल स्ट्रिप्स लेंगे इन सब स्ट्रिप्स को लेकर के आप सबका एरिया ऐड कर दीजिए। तो बताइए कितना एरिया बनेगा, ये एरिया बन जाएगा एरिया ABCD। ये जो रीजन आपने बनाया जिसको हमने शेड कर दिया, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। दैट विल बी एरिया बिलो द एरिया ऑफ द रीजन बिलो विच लाइन, AB लाइन। AB लाइन से नीचे का जितना भी एरिया है उसको ले लीजिए, वर्क डन आ जाएगा। एंड दैट इज एरिया ऑफ द रीजन विच वन, ABCD। ये जो ABCD रीजन है इसका आप एरिया निकाल लीजिए। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये जो स्ट्रक्चर बनी, अगर हम इसका पूरे का एरिया फाइंड कर लें, देन वी विल गेट वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। So this is a way to find the work done by a force by graphical method। और ये केवल फॉर्मूला इसी में नहीं लग सकता, देखिए फॉर्मूला यहाँ भी लग सकता है। इधर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इधर आप फोर्स ले रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे बना दें, ग्राफ बना दें, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। देखो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं, पोजीशन इज चेंजिंग पर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर इसमें आप निकालना चाहें तो इसमें भी वही आएगा। अगर आप यहां से कर देते हैं A, B, C और O, तो बताइए कितना एरिया लेना पड़ेगा, ये आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इस केस में भी W आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच वन, ABCO या OABC। ये रीजन बनेगा, ये रीजन। और ये कौन सी लाइन होगी, ग्राफ लाइन कौन सी है, AB के नीचे का और x एक्सिस के बीच का जो रीजन होगा इसका एरिया निकाल लीजिए, देन यू विल गेट वर्क डन। So this is another formula or another way to study work done by graph as well as by calculus method. ठीक है, so this is for variable force, this is for constant force. Similarly, we have described or we have discussed work done in terms of differentiation and integration. तो बच्चों ये फॉर्मूले भी हैं जिनको हम आगे कई बार यूज करेंगे वर्क डन के लिए। तो वर्क डन के लिए तीन फॉर्मूले आपके पास हो गए,
पहला एफ डॉट डी एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस, एफ एस कॉस थीटा, स्पेशल केसेज हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, तो अगर आप समरी बनाएं तो W का एक फॉर्मूला तो हो गया आपके पास एफ एस कॉस थीटा, जिसको हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन बेस्ड, दैट इज एफ डॉट डी एक्स, और ये फॉर्मूला बन गया सेकेंड। और तीसरा फॉर्मूला हो गया कौन से वाला, ग्राफ से एरिया ऑफ द रीजन बिलो द विच फोर्स लाइन, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन बिलो किससे बिलो, ग्राफ लाइन। जो हमने फोर्स की ग्राफ लाइन ड्रॉ की है उससे नीचे का अगर एरिया ले लें तो क्या आएगा, वर्क डन आएगा। तो देखो ये सब फॉर्मूले बन गए, किसके लिए फॉर्मूले बन गए, फॉर वर्क डन। इतने सारे फॉर्मूले हमके बन गए। अब हमें वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि वर्क क्या होता है, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं, कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। अब हम इसको आगे के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।